स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। आदमी हो या औरत, जवानी में अगर उसके पैर बहक जाएं तो फिर दिल की लगी बनकर ऐसा कहर ढाती है कि खून भी पानी सा लगने लगता है। माया और टुल्लू के साथ भी ऐसा ही हुआ। चित्रकूट जिले के गांव लोहदा का रहने वाला फूलचंद विश्वकर्मा कानपुर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी मां और बड़े भाई का परिवार गांव में रहते थे। ट्रक ड्राइवर का पेशा ऐसा है जिसमें कई बार आदमी को लौटने में महीनों महीनों लग जाते हैं। इसी वजह से फूलचंद पिछले 1 साल से गांव में रह रही बूढ़ी मां और भाई के परिवार से नहीं मिल सका था। समय मिला तो उसने 5 जुलाई 2018 को गांव जाने का फैसला किया। फूलचंद तहसील राजापुर स्थित अपने गांव लोहदा पहुंचा तो उसकी वृद्धा मां तो पुश्तैनी घर में मिल गई, लेकिन अलग रह रहा बड़ा भाई शिवलोचन और उसका परिवार घर में नहीं था। वो मां से मिला तो उसकी आंखें भर आईं और वो उसके गले लगकर रो पड़ी। फूलचंद को लगा कि मां से 1 साल बाद मिला है, इसलिए वो भावुक हो गई है। उसने जैसे तैसे सांत्वना देकर मां को चुप कराया और बड़े भाई शिवलोचन और उसके परिवार के बारे में पूछा। उसकी मां चुमकी देवी ने रोते हुए बताया कि पिछले 8 महीने से शिवलोचन का कोई पता नहीं है। बहू माया भी 8 महीने पहले दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी, तब से वापस नहीं लौटी। मां की बात सुनकर फूलचंद परेशान हो गया। उसने इस बारे में मां से विस्तार से पूछा तो उसने बताया कि 8 महीने पहले जब कई दिनों तक शिवलोचन दिखाई नहीं दिया तो उसने और गांव वालों ने बहू माया से उसके बारे में पूछा। माया ने बताया कि शिवलोचन अपनी नौकरी पर करवी चला गया है। इसके कुछ दिन बाद माया भी यह कहकर दोनों बच्चों के साथ मायके चली गई कि घर में राशन खत्म हो गया है। जब शिवलोचन लौट आए तो खबर भिजवा देना, मैं आ जाऊंगी। फूलचंद को मालूम था कि उसका भाई शिवलोचन करवी के एक जमींदार तेजपाल सिंह के खेतों में ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। जमींदार की गाड़ियां भी वही ड्राइव करता था। मां ने बताया कि उसने शिवलोचन को कई बार फोन भी कराया था, लेकिन उसका फोन बंद था। मां ने आशंका व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि शिवलोचन इतने महीनों तक कभी भी करवी में नहीं रहा, बीच बीच में वह आता रहता था। फूलचंद इस बात को समझता था कि आदमी भले ही कितना भी व्यस्त क्यों न रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि अपने परिवार की सुध ही न ले। संदेह की एक वजह यह भी थी कि भाई का हालचाल जानने के लिए फूलचंद ने खुद भी भाई के मोबाइल पर फोन किए थे, लेकिन उसका फोन हर बार बंद मिला था। उस वक्त उसने यही सोचा था कि संभव है भाई किसी ऐसी जगह पर हो जहां नेटवर्क न मिलता हो। संदेह पैदा हुआ तो फूलचंद उसी दिन गांव के 2 आदमियों को साथ लेकर करवी के जमींदार तेजपाल सिंह के पास गया। वहां उसे जो जानकारी मिली उसने फूलचंद की चिंता और बढ़ा दी। तेजपाल सिंह ने बताया कि शिवलोचन नवंबर 2017 में दीपावली के बाद से काम पर नहीं आया है। उसके कई दिनों तक काम पर न आने की वजह से उन्होंने उसके मोबाइल पर फोन किया तो उसकी बीवी माया ने फोन उठाया। उसने कहा कि शिवलोचन ने उनकी नौकरी छोड़ दी है, उसे कहीं दूसरी जगह ज्यादा पगार की नौकरी मिल गई है। तेजपाल सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने इसके बाद ये सोचकर फोन नहीं किया कि जब वह अपना बकाया वेतन लेने के लिए आएगा तो पूछेंगे कि अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी। तेजपाल सिंह के यहां से मिली जानकारी के बाद चिंता में डूबा फूलचंद उदास चेहरा लिए अपने गांव लौट आया। फूलचंद ने घर लौटकर भाई के बारे में गहराई से सोचा तो ये बात उसकी समझ में नहीं आई कि भाई ने जब दूसरी जगह नौकरी कर ली थी तो माया भाभी ने गांव वालों और मां से ये क्यों कहा था कि वो करवी में अपने काम पर गया है। फूलचंद ने शिवलोचन के साथ साथ अपनी भाभी माया को भी कई बार फोन किया था, लेकिन शिवलोचन की तरह माया का भी फोन बंद मिला था। फूलचंद की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिवलोचन कहां चला गया और 8 महीने से घर क्यों नहीं लौटा। ऊपर से उसका फोन भी बंद था। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी भाभी माया जब से अपने मायके गई थी वापस नहीं लौटी थी, नहीं उसने किसी को फोन करके कभी कुशलक्षेम पूछी थी। ऊपर से उसका फोन नहीं लग रहा था। फूलचंद को अपने भाई शिवलोचन की चिंता सताने लगी तो वह भाई की खोजबीन में जुट गया। फूलचंद की एक बड़ी बहन थी सावित्री। उसकी शादी चित्रकूट की मऊ तहसील में हुई थी। उसके पास शिवलोचन की ससुराल वालों का नंबर था। फूलचंद ने फोन करके बहन को बताया कि शिवलोचन पिछले कई महीनों से लापता है और माया अपने मायके गई है। दोनों में से किसी का फोन भी नहीं लग रहा। शिवलोचन के बारे में पता लगाने की सोचकर फूलचंद ने सावित्री से माया के पिता का नंबर ले लिया। उसने वो नंबर लगाकर जब माया के पिता से बात की तो उसने बताया कि माया अपने दोनों बच्चों को लेकर 8 महीने पहले दीपावली के बाद उनके पास आई थी, लेकिन वो 2 महीना पहले दोनों बच्चों को उनके घर छोड़कर यह कहकर गई थी कि शिवलोचन के बारे में जानकारी लेने लोहदा जा रही है, 2 से 4 दिन में आ जाएगी।
लेकिन उसके बाद ना तो वह घर लौटी, न ही उसने फोन करके बच्चों की कुशलक्षेम पूछी। माया के पिता ने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि अभी तक तो फूलचंद इस भ्रम में था कि उसकी भाभी माया अपने मायके में है, लेकिन जब पता चला कि माया अपने मायके से 2 महीना पहले ही कहीं चली गई है तो फूलचंद के माथे पर परेशानी की लकीरें और गहरा गईं। गांव में जहां शिवलोचन का मकान था, फूलचंद की मां उससे कुछ दूर अपने पैतृक मकान में रहती थी। वहीं पर वो अपनी गुजर बसर के लिए चाय का ढाबा चलाती थी। शिवलोचन की पत्नी माया जब 8 महीने पहले बच्चों को लेकर मायके गई थी तो जाते वक्त घर का ताला लगाकर चाबी अपनी सास चुनकी देवी को दे गई थी। तभी से शिवलोचन का मकान बंद पड़ा था। इसी दौरान शिवलोचन के पड़ोसी हुकुम सिंह ने उससे कहा कि 8 महीने पहले शिवलोचन ने उसका सेकंड हैंड टीवी यह कहकर लिया था कि कुछ दिन में पैसे दे देगा, लेकिन टीवी लेने के कुछ दिन बाद ही शिवलोचन और उसकी पत्नी पता नहीं कहां चले गए। उन्होंने न तो पैसे दिए न टीवी लौटाया। हुकुम सिंह ने फूलचंद से कहा कि शिवलोचन तो पता नहीं कब आएगा, इसलिए वो उसका टीवी निकालकर उसे दे दे। फूलचंद ने अपनी मां चुनकी देवी से शिवलोचन के घर की चाबी लेकर ताला खोला तो अंदर के दोनों कमरों से तेज बदबू का झोंका आया। बंद कमरों के खुलने के कुछ देर बाद जब बदबू कम हुई तो फूलचंद ने हुकुम सिंह का टीवी उठाकर उसे दे दिया। फूलचंद को लगा कि लंबे समय से मकान बंद था, जिससे सीलन और गंदगी की वजह से बदबू आ रही होगी। उसने सोचा कि क्यों न दोनों कमरों की सफाई कर दी जाए। लेकिन जब वो उस कमरे की सफाई करने लगा जिसमें शिवलोचन और माया रहते थे तो कमरे के फर्श की कच्ची जमीन थोड़ी धसी हुई दिखाई दी। ये देखकर फूलचंद का मन शंका से भर उठा, क्योंकि वहां की जमीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कच्चे फर्श का वो हिस्सा अलग हो। उस जगह को गौर से देखने पर लगा जैसे वहां कोई चीज दबाई गई हो। पांव से दबाने पर वहां की जमीन नीचे की तरफ दब रही थी। गांव के कुछ लोगों को बुलाकर फूलचंद के जमीन का वो हिस्सा दिखाया तो सबने राय दी कि क्यों न जमीन खोदकर देख लिया जाए। लेकिन जमीन में ऐसी वैसी किसी चीज के दबे होने की आशंका से फूलचंद खुदाई करने से हिचक रहा था। लिहाजा उसने सबसे राय ली कि क्यों न पहले पुलिस को खबर कर दी जाए। अरे भैया, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे जमीन में खजाना गड़ा हो। अरे तुम्हारा घर है, तुम्हारी जमीन है, खोद कर देखो, जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा, और अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ भी तो पुलिस को खबर कर देना। कई लोगों ने एक राय होकर कहा। बात फूलचंद की समझ में आ गई, लिहाजा उसने कमरे के उस हिस्से की फावड़े से खुदाई शुरू कर दी। 3 फुट गहरा गड्ढा खुद चुका था मगर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसकी वजह से केवल फूलचंद ही नहीं बल्कि गांव वालों का मन भी आशंका से भर उठा। बात यह थी कि उस जगह की मिट्टी काफी नरम थी। मिट्टी की सतह वैसे नहीं चिपकी थी जैसे आमतौर पर चिपकी होती है, इतना ही नहीं जैसे जैसे जमीन खोदी जा रही थी गड्ढे में से बदबू आनी शुरू हो गई थी। 6 इंच जमीन और खोदते ही फूलचंद की आशंका सच साबित हुई। जमीन के उस गड्ढे से कुछ हड्डियां मिली। इसके बाद दहशत में आकर फूलचंद ने खुदाई रोक दी। गांव वालों से बातचीत के बाद फूलचंद अपनी मां चुनकी देवी, पड़ोसी हुकुम सिंह, गांव के प्रधान, चौकीदार और कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर थाना पहाड़ी पहुंचा। ये 7 जुलाई 2018 की दोपहर की बात है। पहाड़ी थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण पाठक थाने में ही मौजूद थे। एक साथ इतने सारे लोगों को आया देख पाठक ने उनसे आने की वजह पूछी तो फूलचंद ने अपने भाई और भाभी के घर से गायब होने के बारे में बताकर घर में हुई खुदाई के दौरान मानव हड्डियों के निकलने की बात उन्हें बता दी। इंस्पेक्टर अरुण पाठक बोले, अरे भाई, जब तुमने इतना गड्ढा खोद ही दिया था तो थोड़ा सा और खोद लेते, कम से कम ये पता तो चल जाता कि वहां किसी जानवर की हड्डियां दबी हैं या इंसान की। दरअसल मेरे भाई भाभी का कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें बड़ा डर लग रहा है, आप चलकर देख लीजिए। फूलचंद ने इंस्पेक्टर पाठक के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। इंस्पेक्टर अरुण पाठक पुलिस टीम लेकर फूलचंद और उसके साथ आए गांव वालों के साथ लोहदा गांव में शिवलोचन के घर पहुंच गए। घर के बाहर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। इंस्पेक्टर अरुण पाठक ने पहले से 2 से 3 फीट खुदे गड्ढे की थोड़ी और खुदाई कराई। पहले से करीब 3.5 फीट खुदे गड्ढे की थोड़ी और खुदाई कराई। करीब 3.5 फीट खुदे गड्ढे की 1 फीट और खुदाई हुई तो पूरा नरकंकाल निकला। नरकंकाल की गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी जो गली नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे रस्सी से उसका गला दबाया गया हो। चूंकि शव पूरी तरह कंकाल में तब्दील हो चुका था, इसलिए लग रहा था कि शव को कई महीने पहले दफनाया गया था। मामले की गंभीरता को समझते हुए इंस्पेक्टर अरुण पाठक ने इलाके के क्षेत्राधिकारी शिवबचन सिंह और नायब तहसीलदार को मौके पर बुलवा लिया। दोनों अधिकारियों ने बात जानने के बाद नरकंकाल को सावधानीपूर्वक गड्ढे से बाहर निकलवा लिया।
इस दौरान चित्रकूट जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा भी फोरेंसिक टीम को लेकर लोहदा पहुंच गए। कंकाल किसी आदमी का था, ये ढांचे से साबित हो रहा था। कंकाल की पहचान के लिए गड्ढे से कोई ऐसी चीज नहीं निकली थी जिसे पहचान कर कोई यह बता पाता कि कंकाल किसका है। अलबत्ता फूलचंद व उसकी मां चुनकी देवी ने कंकाल को गौर से देखने के बाद आशंका जताई कि कंकाल शिवलोचन का हो सकता है। इंस्पेक्टर अरुण पाठक ने फूलचंद से पूछा, तुम ये बात इतने विश्वास से कह रहे हो कि कंकाल शिवलोचन का ही है? सर, मेरे भाई के बाएं हाथ के पंजे में अंगूठा नहीं था। इस कंकाल के भी बाएं हाथ में सिर्फ 4 अंगुलियों की हड्डियां हैं। अंगूठे की हड्डी गायब है। मेरे भाई के बाएं हाथ का अंगूठा एक दुर्घटना में पूरी तरह कट गया था। फूलचंद ने विश्वास का कारण बताया तो इंस्पेक्टर पाठक को भी लगा कि संभव है कंकाल फूलचंद के भाई शिवलोचन का ही हो। वजह यह थी कि शिवलोचन काफी दिनों से गायब था, लेकिन कंकाल शिवलोचन का ही है, इसकी वैज्ञानिक रूप से पुष्टि डीएनए टेस्ट होने पर ही हो सकती थी। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा के आदेश पर पुलिस ने नरकंकाल का पंचनामा भरवाकर उसे डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाने की औपचारिकता पूरी की। डीएनए मिलान के लिए फोरेंसिक टीम के डॉक्टरों ने शिवलोचन की मां चुनकी देवी का सैंपल ले लिया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने सीओ शिववचन सिंह को निर्देश दिया कि वो चुनकी देवी और उनके बेटे फूलचंद से शिवलोचन के गायब होने की शिकायत लेकर मुकदमा दर्ज करें। साथ ही शिवलोचन की लापता पत्नी माया और उसके दोनों बच्चों का भी पता लगाए। पहाड़ी थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण पाठक ने शुरू में इस मामले को जितने सहज ढंग से लिया था, केस उतना ही पेचीदा निकला। ये जानकर उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि 2 महीने पहले माया अपने बच्चों को मां के पास छोड़कर कहीं चली गई थी। इंस्पेक्टर अरुण पाठक ने शिवलोचन और माया के संबंधों के बारे में गहराई से पता लगाने के लिए गांव के लोगों और शिवलोचन के परिवार के सभी सदस्यों से एक-एक करके पूछताछ करनी शुरू कर दी। उन लोगों से मिली जानकारी के बाद ये साफ हो गया कि शिवलोचन के घर में जो नरकंकाल मिला वो शिवलोचन का ही है। शिवलोचन के घर वालों और लोहदा गांव के लोगों से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर अरुण पाठक की समझ में आ गया कि शिवलोचन के रहस्यमय ढंग से गायब होने और उसकी पत्नी के लापता हो जाने के पीछे क्या राज है। अरुण पाठक ने फूलचंद से तहरीर लेकर 7 जुलाई की रात को ही पहाड़ी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत शिवलोचन की पत्नी माया और लोहदा गांव के टुल्लू लोध, जिसे रज्जन भी कहते थे, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा के निर्देश पर एसएचओ अरुण पाठक ने मुकदमे की जांच का काम खुद ही शुरू कर दिया। सहयोग के लिए उन्होंने एक पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें सिपाही मुकद्दर सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामाजोर सरोज और महिला सिपाही रुचि सिंह को शामिल किया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर क्राइम व साइबर सेल की टीम भी थाना पहाड़ी पुलिस की मदद में लग गई। थाना प्रभारी अरुण पाठक ने सबसे पहले टुल्लू लोध उर्फ रज्जन के पिता लिसुरवा और भाई लल्लन को हिरासत में लेकर उनसे यह जानने का प्रयास किया कि टुल्लू इन दिनों कहाँ है। पूछताछ में पता चला कि वह मुंबई में है। पुलिस ने जब कड़ी पूछताछ की तो उसके घर वालों ने टुल्लू का मोबाइल नंबर भी दे दिया। अरुण पाठक ने टुल्लू तक पहुंचने के लिए उसके पिता की उससे बात कराई। बात से पहले ही मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन करवा दिया गया था। उन्होंने लिसुरवा को हिदायत दे दी थी कि वह सामान्य ढंग से बात करे और टुल्लू को जरा भी एहसास न होने दे कि बात पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। इंस्पेक्टर अरुण पाठक की टुल्लू के पिता की उससे बातचीत कराने की तरकीब काम कर गई। उन्हें पता चल गया कि टुल्लू मुंबई में है और माया भी उसी के साथ है। टुल्लू से हुई बातचीत में अरुण पाठक को यह भी पता चला कि टुल्लू अपने पिता से मिलने और उनकी आर्थिक मदद के लिए आना चाहता है। उसने अपने पिता से कहा था कि 15 जुलाई को वह करवी बस अड्डे पर पहुंच जाएं। अरुण पाठक ने लिसुरवा तथा उसके परिवार के सदस्यों को 15 जुलाई तक पुलिस की निगरानी में रहने का निर्देश दिया। उनके मोबाइल फोन भी इंस्पेक्टर पाठक ने अपने कब्जे में ले लिए, जिससे वे लोग टुल्लू को सतर्क न कर सकें। इसके बाद इंस्पेक्टर पाठक और उनकी पुलिस टीम बेसब्री से 15 जुलाई का इंतजार करने लगे। 15 जुलाई की सुबह टुल्लू ने अपने भाई लल्लन के मोबाइल पर फोन किया। पुलिस ने अपनी निगरानी में उसकी बात कराई। टुल्लू ने लल्लन को फोन पर बताया कि वह माया के साथ चित्रकूट रेलवे स्टेशन पर है और दोपहर 1 बजे तक करवी बस अड्डे पर पहुंचेगा। पाठक ने लल्लन व उसके पिता लिसुरवा को साथ लिया और पुलिस टीम के साथ करवी बस अड्डे के आसपास पुलिस का जाल बिछा दिया। पुलिस ने लल्लन व उसके पिता को बस अड्डे के पास अकेले छोड़ दिया। सादे कपड़ों में 2 पुलिस वाले दोनों के आसपास मंडराते रहे। करीब 1 बजे करवी बस अड्डे के टिकट काउंटर के पास बेसब्री से बेटे का इंतजार कर रहे लिसुरवा के पास एक युवक व महिला पहुंचे। आगंतुक युवक ने जब लिसुरवा के पैर छुए तो इंस्पेक्टर पाठक समझ गए कि वही टुल्लू है। नजरें गड़ाए बैठी पुलिस टीम ने उन लोगों को चारों ओर से घेर लिया।
पूछताछ में पता चला कि युवक टुल्लू लोध उर्फ रज्जन राजपूत ही है और उसके साथ जो खूबसूरत सी महिला है वह माया है। पुलिस टुल्लू और माया को उसके घर वालों के साथ थाना पहाड़ी ले आए। टुल्लू लोध और माया को हिरासत में लिए जाने की खबर उच्चाधिकारियों को भी मिल चुकी थी। टुल्लू तथा मायादेवी से पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा और क्षेत्राधिकारी शिवबचन सिंह के समक्ष पूछताछ की गई। दोनों से पूछताछ में शिवलोचन हत्याकांड की हैरान करने और दिल दहलाने वाली कहानी सामने आए। पूछताछ में ये बात साफ हो गई कि शिवलोचन के घर से जो नरकंकाल बरामद हुआ था वो शिवलोचन का ही था। एक रात माया और टुल्लू ने उसकी हत्या करके लाश को घर में ही जमीन में गाड़ दिया था। लोहदा गांव में रहने वाला 27 वर्षीय टुल्लू लोध उर्फ रज्जन राजपूत मकानों में टाइल्स लगाने का काम करता था। उसके परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई व 2 बहनें थीं। बहनों की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटा भाई लल्लन अभी कुंवारा था। कई साल पहले टुल्लू की दोस्ती गांव के ही शिवलोचन से हो गई थी। दोनों ही शराब पीने के शौकीन थे, सो दोस्ती की शुरुआत भी शराब के ठेके से हुई। टुल्लू और शिवलोचन ने एक बार साथ बैठकर शराब पी तो जल्द ही उनकी दोस्ती पारिवारिक संबंधों में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। कई बार दोनों का खाना पीना भी साथ साथ होता था। दरअसल टुल्लू की शिवलोचन से गहरी दोस्ती की असली वजह उसकी खूबसूरत और जवान पत्नी माया थी, जिसे वो भाभी कहकर बुलाता था। माया अलहड़ और चंचल स्वभाव की औरत थी। टुल्लू को माया पहली ही नजर में भा गई थी। उसने माया की नजरों में दिखाई देने वाली प्यास को पढ़ लिया था। टुल्लू का शिवलोचन के घर आना जाना शुरू हुआ तो जल्दी ही यह सिलसिला शिवलोचन की अनुपस्थिति में भी चलने लगा। एक तरफ माया की जवानी उफान मार रही थी, जबकि दूसरी ओर उसका पति शिवलोचन काफी दिनों तक घर से दूर रहता था। माया उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब औरत को हर रात मर्द के साथ की जरूरत होती है। टुल्लू ने पति से दूर रह रही और पुरुष संसर्ग के लिए तरसती माया के आंचल में अपने प्यार और हमदर्दी की बूंदें उड़ेली तो माया निहाल हो गई। जल्दी ही दोनों के बीच नाजायज रिश्ते बन गए। माया टुल्लू के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि दोनों के बीच रोज शारीरिक संबंध बनने लगे। शिवलोचन काफी दिनों तक घर के बाहर रहता था। रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। लेदेकर घर में एक सास थी जो अक्सर माया के पास आकर रहने लगती थी। लेकिन टुल्लू से संबंध बनने के बाद माया ने सास चुमकी देवी से भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था। फलस्वरूप सास उसके मकान पर न आकर ज्यादातर अपने पैतृक घर में रहती थी। माया ने ऐसा इसलिए किया था ताकि टुल्लू रात में उसके पास बेरोक टोक आ जा सके। मूल रूप से ग्राम देवरी पंधी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली माया की पहली शादी 13 साल पहले उसके मायके में ही एक युवक से हुई थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही पति ने गलत चाल चलन का आरोप लगाकर उसे छोड़ दिया था। 2008 में शिवलोचन अपने एक परिचित के साथ किसी काम से माया के गांव देवरी पंधी गया था। वहां बातों बातों में किसी ने जब उससे पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की तो शिवलोचन ने बता दिया कि अभी तक कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। उस परिचित ने शिवलोचन से कहा कि अगर वो कुछ रुपए खर्च करे तो वह अपने गांव की एक तलाकशुदा लड़की से उसकी शादी करा देगा। शिवलोचन की उम्र बढ़ रही थी, उसे भी एक जीवनसाथी की जरूरत थी। वो पैसा खर्चने को तैयार हो गया तो उस परिचित ने शिवलोचन को माया के घर ले जाकर उसके परिवार व माया से मिलवा दिया। शिवलोचन को माया पसंद आ गई। माया के घर और परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा बिचौलिया बने परिचित ने माया के पिता को कुछ रकम देकर जब शिवलोचन का माया से विवाह करने की बात चलाई तो वो तुरंत राजी हो गया। इसके बाद चट मंगनी पट विवाह की रस्म अदा करके शिवलोचन माया को पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। वक्त हंसी खुशी गुजरने लगा। माया से उसे 2 बेटे हुए, प्रमांशु और 8 वर्षीय हिमांशु। शिवलोचन काफी दिनों तक परिवार से दूर रहकर इसलिए जी तोड़ मेहनत करता था ताकि पत्नी व बच्चों का भविष्य संवार सके। उसे क्या पता था कि उसकी गैरहाजिरी में माया उसी के दोस्त के साथ रंगरेलियां मनाती है। बात पिछले साल दिवाली के बाद तब बिगड़ी जब नवंबर में शिवलोचन छुट्टी लेकर घर आया। घर में उसके हाथ एक ऐसा फोटो लगा जिसे देखकर उसका माथा ठनक गया। दरअसल फोटो माया और टुल्लू का था, जिसमें दोनों एक साथ थे। शिवलोचन ने उस फोटो को देखने के बाद पहली बार माया पर हाथ उठाया। उसी शाम जब टुल्लू उसके घर आया तो उसने उसकी भी पिटाई कर दी। बात इतनी बड़ी कि मामला थाने तक जा पहुंचा। गांव के बड़े बुजुर्ग और समझदार लोग भी थाने पहुंचे। दरअसल काफी दिनों से लोग शिवलोचन से शिकायत कर रहे थे कि उसकी गैरमौजूदगी में टुल्लू उसके घर आता जाता है और वो अक्सर रात को भी उसके घर में ही रहता है। शिवलोचन ने जब ये बात माया से पूछी तो उसने ऐसे आरोपों को गलत बताया। लेकिन जब शिवलोचन ने दोनों की एक साथ फोटो देखी तो वह समझ गया कि गांव के लोग जो कहते हैं वो गलत नहीं है।
बहरहाल उस समय पुलिस ने बड़े बुजुर्गों के बीच बचाव के बाद शिवलोचन और टुल्लू में समझौता करा दिया। साथ ही टुल्लू को माया से न मिलने और उसके घर न जाने की हिदायत भी दी। लेकिन इसके बावजूद टुल्लू और माया का मिलना बदस्तूर जारी रहा। काम के सिलसिले में शिवलोचन को अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था, जबकि माया को टुल्लू के संग साथ की जो लत लग चुकी थी उसने दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दूसरी ओर शिवलोचन ने माया और टुल्लू की निगरानी शुरू कर दी थी। उसने गांव के अपने एक दो हम उम्र दोस्तों से कह दिया था कि वे माया और टुल्लू पर नजर रखें। जब उसे पता चला कि दोनों के बीच मिलना जुलना अब भी बदस्तूर जारी है, तो उसने माया से मिलकर इस समस्या को खत्म करने का फैसला किया। इसके लिए वो 4 नवंबर को अपने घर आया। उसने माया और टुल्लू के मेलजोल की बात को लेकर पत्नी की पिटाई कर दी। शाम को वो घर में ही शराब पीकर सो गया। माया उसी दिन से शिवलोचन ने नफरत करने लगी थी, जब उसने पहली बार दोनों का फोटो देखने के बाद तमाशा किया था और उसकी पिटाई भी कर दी थी। तभी से गांव भर की औरतें माया को बदचलन औरत की नज़र से देखने लगी थी। उस दिन शिवलोचन की मार ने आग में घी का काम किया। उसने शिवलोचन के शराब पीकर गहरी नींद में सोते ही टुल्लू को फोन करके अपने घर बुला लिया। उसने टुल्लू से कहा कि अगर वो उसे सचमुच प्यार करता है तो आज रात ही शिवलोचन से उसके अपमान का बदला लेने के लिए उसे जान से मार दे। टुल्लू तो माया का दीवाना था। उसने सोचा कि शिवलोचन मर जाएगा तो माया सदा के लिए उसकी हो जाएगी। यही सोचकर उसने घर में पड़ी लाठी से सोते हुए शिवलोचन के सिर पर एक के बाद एक कई प्रहार किए, जिससे वो चारपाई पर ही ढेर हो गया। इस काम में माया ने भी उसका साथ दिया। इसके बावजूद माया इत्मीनान कर लेना चाहती थी कि शिवलोचन मरा है या नहीं। उसने टुल्लू के साथ मिलकर कमरे में पड़ी जूट की रस्सी का फंदा बनाया और शिवलोचन के गले में डालकर काफी देर तक खींचा। शिवलोचन के मरने के बाद समस्या थी लाश को ठिकाने लगाने की, क्योंकि लाश को घर से बाहर ले जाने से पकड़े जाने का डर था। माया ने सुझाव दिया कि शिवलोचन के शव को कमरे में ही जमीन खोदकर गाड़ दिया जाए। इसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया। टुल्लू ने फावड़े से कमरे के एक हिस्से के कच्चे फर्श को 5 फुट गहरा खोदा और शिवलोचन के गले में बंधी रस्सी समेत लाश को गड्ढे में धकेल दिया। टुल्लू ने खून से सने कपड़े लाश के ऊपर ही डाल दिए। लाश को गड्ढे में डालने के बाद माया और टुल्लू ने उस पर मिट्टी डाल दी। रात में ही माया ने उस जगह को अच्छी तरह से लीप दिया, ताकि किसी को गड्ढा खोदे जाने की बात का पता न चल सके। उस रात शिवलोचन की हत्या करने से पहले माया और टुल्लू ने कुछ खाया पिया नहीं था। लिहाजा लाश को घर में ही दफनाने के बाद माया ने चूल्हा जलाकर खाना बनाया। जिस लाठी से शिवलोचन की हत्या की गई थी, माया ने उसे चूल्हे में जलाकर रोटियां सेंकी। इसके बाद दोनों ने चारपाई उसी जगह बिछाई जहां शिवलोचन के शव को दफनाया था। उस रात शिवलोचन ने जिस बोतल से शराब पी थी उसमें कुछ शराब बची थी। टुल्लू और माया ने बची हुई शराब बराबर बराबर पी, फिर दोनों ने साथ साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों लाश दफनाने वाली जगह पर बिछी चारपाई पर सो गए। सोने से पहले दोनों ने एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाकर शिवलोचन के मरने का जश्न मनाया। शिवलोचन की हत्या को अंजाम देने के बाद माया करीब 15 दिन तक उसी घर में रही। इस दौरान टुल्लू हर रात उसके पास आता। दोनों एक साथ खाना खाते और उसी चारपाई पर रंगरेलियां मनाते, जो उन्होंने शिवलोचन की लाश दफनाने के बाद फर्श की जमीन लीपकर उसके ऊपर डाली थी। शिवलोचन की हत्या के बाद जब गांव के लोग या माया की सास चुमकी देवी माया से शिवलोचन के बारे में पूछते तो वह कहती कि करवी में काम चल रहा है, वहीं रहते हैं। करीब 15 दिन बाद जब घर का सारा राशन खत्म हो गया तो माया के पास वहां रहने की कोई वजह नहीं बची। इस दौरान माया और टुल्लू ने आपस में तय कर लिया था कि उन्हें आगे की जिंदगी किस तरह बितानी है। इसलिए 15 दिन बाद माया अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। जाने से पहले उसने अपनी सास से खूब लड़ाई की और ताना दिया कि उसका बेटा परिवार का ख्याल नहीं रखता। घर में राशन तक नहीं है, इसलिए अपनी मां के घर जा रही हूं। जब शिवलोचन घर आए तो मुझे लेने आ जाएं। उसी दिन माया ने घर की चाबी भी अपनी सास को दे दी थी। दरअसल वो अच्छी तरह से जानती थी कि सास चुमकी देवी ढाबे वाले अपने पैतृक घर को छोड़कर उसके घर में रहने के लिए नहीं जाएगी। वजह ये थी कि एक तो वह गांव में काफी पीछे और सुनसान जगह पर था, दूसरे वहां उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। माया जानती थी कि शिवलोचन तो अब किसी को मिलेगा नहीं, उसका शव भी गल जाएगा। समय के साथ शिवलोचन की मौत भी रहस्यमय गुमशुदगी बनकर रह जाएगी। माया के गांव से जाने के 1-2 दिन बाद टुल्लू भी मुंबई चला गया था और वहां बिल्डिंगों में टाइल्स लगाने का काम करने लगा था। अपनी ससुराल लोहदा से जाने के बाद माया मई के महीने तक अपने माता पिता के पास रही। उसने परिवार वालों को बताया कि बिना बताए शिवलोचन कहीं चला गया है। अपने गांव पहुंचकर माया ने अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया था।
शिवलोचन के मोबाइल को उसने उसकी हत्या के बाद ही तोड़कर फेंक दिया था। उसका नया नंबर सिर्फ टुल्लू के पास था, जिस पर दोनों की रोज बातें होती थीं। टुल्लू अक्सर अपने गांव में फोन करके शिवलोचन को लेकर हो रही गतिविधियों की जानकारी लेता रहता था। जब कई महीने बीत गए और माया को लगा कि अब मामला ठंडा हो गया है, तो उसने मई महीने में अपने पिता से कहा कि वह पति के बारे में जानकारी करने के लिए चित्रकूट जा रही है, जल्दी ही लौट आएगी। अपने बच्चों को छोड़कर माया करवी आ गई, जहां पहले से ही टुल्लू उसे लेने के लिए आया हुआ था। वहां से वे दोनों मुंबई चले गए और पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। माया की योजना थी कि 1-2 महीने का वक्त और गुजरने के बाद अपने दोनों बच्चों को भी ले आएगी। लेकिन उससे पहले ही माया व टुल्लू पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने माया व टुल्लू से पूछताछ के बाद वह फावड़ा भी बरामद कर लिया, जिससे शिवलोचन की हत्या के बाद उसका शव दफनाने के लिए गड्ढा खोदा था। चूंकि महीनों गुजर जाने के बाद भी किसी को कोई शक नहीं हुआ था, इसलिए माया और टुल्लू को उम्मीद थी कि अब शिवलोचन की हत्या का भेद नहीं खुल पाएगा। दरअसल शिवलोचन के घर वालों और गांव के लोगों से पूछताछ के बाद जब इंस्पेक्टर अरुण पाठक को पता चला था कि माया और गांव के टुल्लू के बीच लंबे अरसे से न केवल अवैध संबंध थे, बल्कि इन्हीं संबंधों के चलते शिवलोचन और टुल्लू में मारपीट भी हुई थी, तभी पाठक को शक हो गया था कि हो न हो शिवलोचन की हत्या में माया व टुल्लू का ही हाथ हो। क्योंकि माया तो गांव से चली ही गई थी, कुछ दिन बाद टुल्लू भी गांव से गायब हो गया था। इंस्पेक्टर अरुण पाठक ने माया व टुल्लू से पूछताछ के बाद दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसी दौरान पुलिस को शिवलोचन की डीएनए रिपोर्ट भी मिल गई, जिससे स्पष्ट हो गया कि शिवलोचन के घर में मिला नरकंकाल उसी का था। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।